हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा। मैंने प्रीवियस लेक्चर तक काफ़ी गुस्से में जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिया था। ऑब्वियसली वो रीज़न हो जाता है ना, तो लेकिन गुस्सा शांत हो गया है मेरा और मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके फेवरेट लीनियर अलजेब्रा कोर्सेस को। और इसे मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इसमें सब कुछ मैं कंप्लीट ना कर दूँ। तो अब जिसको जो बोलना है बोले, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा। देखना है तो देखो, वरना मत देखो, चॉइस इज योर्स। देखिए, लीनियर अलजेब्रा के कोर्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें देखिए दो चीज़ है। अलजेब्रा मैं बता ही देता हूँ, दिल की बात मैं बता ही देता हूँ आपको। आप लोग बहुत हड़बड़ कर रहे हो ना, मैं बता देता हूँ। देखो, अलजेब्रा आपके सिलेबस में दो चीज़ें हैं, एक लीनियर अलजेब्रा और एक मॉडर्न अलजेब्रा। लेकिन जब अलजेब्रा है ना, ये इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। आपको बोल दिया अलजेब्रा पढ़ना है, मतलब पढ़ने का तो पढ़ने का, ये पढ़ना ही है आपको। अब वो अलग बात है कि किसी एक को पेपर 1 में, पेपर 2 में इस तरह से सेग्रीगेट करके दिए हुए हैं, लेकिन जो कुछ भी आता है वह सब आपका अलजेब्रा के अंदर ही आता है। ये सारी चीज़ें जनरली हम लोग फोकस्ड मैट्रिसेस वगैरह में, ये सब में ज़्यादा हम लोग इंक्लाइंड रहते हैं, लेकिन आपका जो मेन सोर्स या बोल सकते हो मेन डोमेन है वो पूरा अलजेब्रा ही है। तो एक्चुअली मुझे मतलब अलजेब्रा अगर पढ़ना रहता है ना, तो स्टार्टिंग करना रहता है एकदम एकदम फंडामेंटल्स बेसिक से, मैंने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से, और साथ ही साथ ये मॉडर्न का अप्रोच उसी के अंदर आ जाता है। लेकिन क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा का, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ये थोड़ा सा अप्रोच एकदम अलग है, इसीलिए हम लोग इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अगर मुझे कोर्स को टफ बनाना होता तो मैं दोनों को मिक्स करके खिचड़ी बना करके कंप्लीट कर सकता था, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 लेक्चर्स में लीनियर अलजेब्रा को। लेकिन वो करना मतलब अच्छा नहीं है ना। देखिए, लीनियर अलजेब्रा अगर पढ़ना है इसमें, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वेक्टर स्पेसेस है, तो वेक्टर स्पेसेस आपको बोला है लीनियर अलजेब्रा में पढ़ने के लिए, लेकिन है ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट मॉडर्न अलजेब्रा का, मॉडर्न से ही ओरिजिनेट हुआ है। तो हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं आपका, क्योंकि पुराना बेस नहीं है ना। दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे और एक नॉन इंजीनियरिंग जो बीएससी कर रहे होंगे। तो जो बीएससी कर रहे होंगे उनके लिए तो एडवांटेज होता है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव वे में अप्रोच उनका रहता है। लेकिन जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जिनका रहता है, वो सिर्फ लीनियर अलजेब्रा ही पढ़ते हैं और उसमें सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ पढ़ते हैं, तो बेस नहीं होता हमारा। ये कोर्स किस लिए बनाया गया है? अगर आपका ऑलरेडी पहले से बेस बनाया हुआ होता, तब इतना डिटेल में बनाने का ज़रूरत ही नहीं होता, डायरेक्ट मैं जंप कर देता डायरेक्ट क्वेश्चंस में, कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज़ में। लेकिन आपका कोई बेस ही अवेलेबल नहीं है। जब बेस ही अवेलेबल नहीं है, तब आप कहाँ पे कितना ऊपर तक जाओगे? पॉसिबल नहीं है जाना, और कूद करके भी जाओगे ना तो धड़ाम से नीचे गिरोगे। ठीक है, इसीलिए इसको एकदम फंडामेंटल से पढ़ रहे हैं, एकदम स्टार्ट किए। देखिए कहाँ से स्टार्ट किए, वहाँ से जनरली लोग नहीं पढ़ाते और नहीं पढ़ते भी हैं। क्यों? सोचता रही है तो बच्चों वाला चीज़ है, क्यों पढ़ेंगे। लेकिन मैंने जब लेक्चर 1 से एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट किया, तो जब कुछ ही रास्ता बचा हुआ है हमारा, तो इसको बीच में रास्ता में छोड़ करके नहीं जा सकते ना हम लोग, या फिर इम्पेशेंट नहीं हो सकते। हम लोग को तो कंप्लीट करनी है पूरी जर्नी, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत ज्ञान दे दिया मैंने आपको। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डायगनलाइजेशन का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया था, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, वो सारी चीज़ें का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया था, उड़ा उड़ा करके बता दिया था। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही स्टार्ट करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल चीज़ था, तो मैं तो जंप मार दिया था इसको, थोड़ा सा चीज़ें को स्किप करके और फिर वो सब गुस्से में। लेकिन अब मैं वैसा नहीं करूँगा, जहाँ से मैंने छोड़ा था जेन्युइनली वहीं से मैं पकड़ करके इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग लीनियर मैपिंग सीखे थे, राइट? फिर लीनियर मैपिंग, फिर मैट्रिसेस, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखे थे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और उससे समझते हैं कि वाकई आपको वो चीज़ आया है कि नहीं आया सॉल्व करना। तो देखो, क्वेश्चन है हमारे पास, लेट
f is a mapping from R2 to R2 be the linear operator defined by f of xy equals to 2x plus 3y कॉमा 4x माइनस 5y। इस तरह से आपको कुछ दिया हुआ है, लीनियर ऑपरेटर का फंक्शन आपको दे दिया है और आपको बोला है कि फाइंड करिए। इसमें कुछ बोला है फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ f। मेरे साथ आप लिखते चले जाइए, आपको ये एडवांटेज रहेगा कि आपको पॉज करके लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरे साथ लिखते चले जाइए। लेट फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ f रिलेटिव टू द बेसिस s इज इक्वल टू u1, u2 इज इक्वल टू 1, 2, 2, 5। ये है इसका पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट भी लिख ही लेते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, सेम चीज, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ f रिलेटिव टू द यूजुअल बेसिस E, इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये और कुछ नहीं, आपका क्या है, E1, E2 है। इसे मैं अलग ब्रैकेट से शो कर रहा हूं। ये मानो U1, U2 है और ये रहा हमारा E1, E2। अब ये E1, E2 क्या होता है आप तो जानते हो, 2 डायमेंशन में। ये एक होता है E1 को हम बोल सकते हैं 1, 0 और ये 0, 1। ठीक है, इसको पहले अच्छे से समझ लो, ये क्या कहना चाह रहा है। ये ऑपरेटर का सिंबल होता है ना, कोई भी आप कोई लीनियर ऑपरेटर आप दिखा रहे हो तो लेट f डॉट डॉट, मतलब ये सच दैट R2 गोज टू R2, मतलब ये आपका डोमेन है और इसकी मैपिंग कर दी हम लोगों ने इसमें। तो R2 डोमेन भी हमारा R2, को डोमेन भी हमारा R2, बी द लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाय f ऑफ xy इक्वल्स टू 2x प्लस 3y और 4x माइनस 5y। ये आपको दिया हुआ है, डिफाइंड है। आपको फाइंड करना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ये जो आपने लीनियर ऑपरेटर शो किया है ना, इसका आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, एक बार s बेसिस के रेस्पेक्ट में और फिर यूजुअल बेसिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर, देखो ये सब प्रॉब्लम्स ही आते हैं, तो आपको ये चीज सीखना है कि इसमें एक्चुअली करना क्या है, रटना नहीं है, क्योंकि आप कितना रटोगे, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए क्या अप्रोच लगाना है। तो जब भी आपको कुछ लीनियर ऑपरेटर दे और आप बोला कि ठीक है उस लीनियर ऑपरेटर का आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करके दो, उस मैट्रिक्स का आप उस लीनियर ऑपरेटर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करके दो, तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, सबसे पहले जो भी आपका बेसिस दिया ना, सब बेसिस के रेस्पेक्ट में वो फंक्शन को निकालिए। मतलब आपको निकालना है f ऑफ u1, क्योंकि आपको क्या चाहिए, f का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे कैसे। सबसे पहले आप f ऑफ u1 निकालो। u1 कहने का मतलब u1 क्या है, 1, 2 है, तो इस वेक्टर को मैं कॉलम के टर्म्स में लिखूंगा। देखो यही है इसका तरीका सॉल्व करने का। ये लिखा u1 इज इक्वल टू 1, 2, वेक्टर के कॉलम वेक्टर के टर्म्स में लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ। ये अगर बोलोगे तो सर ये बोलोगे कि ये तो और कुछ नहीं सर, यहाँ पे हम x के जगह पे 1 डालना है हमको और y के जगह पे 2 डालना है, हो जाएगा नहीं ये, क्योंकि आपको पता है कि f ऑफ xy, अगर मैं यहाँ पे x, y अगर इस तरह से लिखूं तो आप क्या बोलोगे, ये मैट्रिक्स है 2x
प्लस 3y और 4x माइनस 5y हो गया। तो यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करो, 4x मतलब 4 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2, सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, तो 6 2 8 हो गया, और इधर कितना हो गया, माइनस 6 हो गया। ये हो गया आपका f ऑफ u1, ये आपका f ऑफ u1 हो चुका है। अब क्या निकालोगे, f ऑफ u2 निकालो। f ऑफ u2, f ऑफ u2 निकालने के लिए आपको सेम चीज करना पड़ेगा, f ऑफ 2 5 दे दो, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, 2 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 2 माइनस 5 टाइम्स 5, ये बन जाएगा 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 5 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 19 और माइनस 17, ये आ चुका है। अब देखो f ऑफ u1 आ गया है, f ऑफ u2 आ गया है। आपको क्या करना है कि जैसे आपको f ऑफ u1 और f ऑफ u2 पता चला ना, तो सब दोनों को, जैसे इसको है, इसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स के टर्म्स में आप लिख दो, क्योंकि आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है। तो तरीका यही होता है कि फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ f रिलेटिव टू बेसिस, इस बेसिस के रिलेटिव आपको मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में। कैसे, देखो यहाँ पे x टाइम्स u1 क्या है हमारा, 1 2 है, प्लस y टाइम्स u2 क्या है हमारा, 2 5 है, तो यहाँ पे इसको 2 5 लिख दो। अब इसको गौर से देखो, ये क्या है, एक मैट्रिक्स LHS में, मतलब आपको ये चीज एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं। तो इससे बनाते हैं, तो इससे क्या मिलेगा आपको, आप बोलोगे सर ये है x, डायरेक्ट करें, आई होप कि ये तो आता होगा तुमको, मैंने सिखाया बहुत बार, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये किसके बराबर, 8 के बराबर होना चाहिए। फिर यहाँ देखो 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y ये बराबर माइनस 6 के होना चाहिए। तो ये बन गया आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब इसको यहां से आप x और y निकालो, इसको आप x और बहुत तरीके से निकाल सकते हो, साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे तरीके निकाल सकते हो। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको साइमल्टेनियसली। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले वाले इक्वेशन को, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है ना, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी। तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 हो गया। नीचे में है आपका 2x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, इसको करो माइनस, यहाँ पे करेंगे माइनस, इधर करेंगे आप प्लस, तो ये कट जाएगा, कितना होगा, 4 माइनस 5 मतलब माइनस y इज इक्वल टू, ऐड करेंगे 16 और 6 22। तो यहाँ से हमको पता चला कि y की जो वैल्यू है वो है माइनस 22। अब x निकाल लो, x क्या होगा, 8 माइनस 2y मतलब 8 माइनस 2 टाइम्स माइनस 22, तो इसका मतलब 8 प्लस 44 ये बनेगा 52। आपके पास x भी है y भी है कि नहीं। तो यहाँ पे फाइनली आप f ऑफ u1 को लिख रहे थे क्या, x टाइम्स u1 लिखे थे प्लस y टाइम्स u2 लिखे थे। तो आप फिर से इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो, f ऑफ u1 इज इक्वल टू x टाइम्स मतलब 52 टाइम्स u1 फिर माइनस 22 टाइम्स u2। ये हो गया आपका, हमें इसका काम है, क्या काम है, इसका काम है। तो इसको आप बॉक्स में रखिए, इसका काम लगेगा। सेम प्रोसेस आप इधर करिए, आपको f ऑफ u2 निकालना है, तो ये भी क्या है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसे मैं रेड कलर से फिर शो कर रहा हूँ, देखो x टाइम्स आप करोगे 1 2
प्लस वाई टाइम्स करोगे 2 5, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा क्या, x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -17। मैं सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। सॉल्विंग वी गेट, आपको x मिलेगा यहाँ से 129 और y मिलेगा आपको -55। तो इसका मतलब ये है कि आप f ऑफ u2 को भी लिख सकते हो। कैसे लिखा था आपने, x टाइम्स u1 लिखा था और y टाइम्स u2 लिखा था। तो इसको सब्सटीट्यूट करिए, तो f ऑफ u2 ये मिल जाएगा आपको क्या, 129 टाइम्स u1 माइनस 55 टाइम्स u2। तो आपको इसको भी बॉक्स में रखना है। अब जो आपका एक फंक्शन दिया हुआ था, लीनियर ऑपरेटर का एक फंक्शन टाइप का कुछ दिया था, इसको आपको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना था, है कि नहीं। तो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखिए, ये नोट करके लिखिए, राइट द coordinates of f of u1 and f of u2 as columns to obtain the matrix। आपको f of u1 था, f of u2 था, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आपको सुविधा होगा। देखो f of u1 आपने निकाला था क्या, 52 u1 माइनस 22 u2। f of u2 निकाला था आपने थोड़ी निकाला, मैंने निकाला, 129 of u1 माइनस 55 u2। ठीक है, अब आपको f को रिप्रेजेंट करना था मैट्रिक्स के टर्म्स में, किसके बेसिस पे, s बेसिस पे। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो एक मैट्रिक्स को लोगे और क्या करोगे, इसके कॉलम्स को लिखो। देखो 52 है और -22, इसके कोऑर्डिनेट्स को कॉलम वाइज लिख दो। तो यहाँ पे क्या है 52, तो मैं लिखूंगा 52, फिर -22 है तो यहाँ पे आप लिखोगे -22। प्लीज़ ये गलती मत कर देना कि 52 -22 इस तरह से रो वाइज लिख दिया, नहीं, कॉलम वाइज आपको लिखना है। 52 लिखा इधर, फिर -22 इधर लिखा, फिर यहाँ पे आएगा 129 और इधर आ जाएगा आपका -55। समझ में आया, ये है आपका फाइनल आंसर। आपको देखने से लग रहा होगा सर ये प्रॉब्लम को आपने इतना समय ले लिया, अरे तो अभी समझा रहा हूँ ना, समझने में टाइम तो लगता है ना, पेशेंस नहीं है तो भागो यहाँ से। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप नया पढ़ते हैं ना, जितना मर्जी समय लग जाए आप दीजिए समय को, आपको सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगे। व्हाट्सअप मत चलाओ, फेसबुक मत चलाओ, नहाओ मत नहीं, नहाना ज़रूरी है, नहा सकते हो, लेकिन फालतू के काम में छोड़ करके जो ज़रूरी है उस पर फोकस क्या करो। समझ में आया कि नहीं। तो ये रहा आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रॉब्लम मैंने कराया, पार्ट ए। आई होप पार्ट बी आप सेम कर सकते हैं, तो मुझे पता है आप कर लेंगे। मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, जब आप ई बेसिस पे आप करेंगे ना, तो आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, आपको वही एफ ऑफ E1 निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ E1 निकालने का मतलब आप वही बोलोगे, सर ये तो हम 1 0 ये निकालेंगे इस तरह से कुछ, और फिर पुट करेंगे इसमें, मैट्रिक्स में पुट सब्सटीट्यूट करेंगे ना, तो कुछ 2 इस तरह से आएगा, ये आपको मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आप एफ ऑफ E2 जब आप निकालेंगे तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 1 डालना होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3 - 5। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन उसके टर्म्स में लिखना है आपको, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में आपको लिखना है। कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इस बुक में बहुत मिस्टेक रहती है, तो मैं छापना सही नहीं रहेगा। चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। ऑप्शन बी,
मतलब नंबर बी, इसमें आपको सॉल्व करना था एफ ऑफ E2, एफ ऑफ E1 निकालिए पहले। एफ ऑफ E1 निकालेंगे तो मतलब एफ ऑफ 1 0 निकालना है। और फंक्शन आपका क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई, इस तरह से कहा कुछ 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और 4x माइनस 5y। चलो डाल दो इसमें, 2 इंटू 1 डालो प्लस 3 इंटू 0 डालो, 4 इंटू 1 डालो माइनस 5 इंटू 0 डालो, क्या मिलेगा? ये तो हमको मिला 2 प्लस 0 मतलब 2, और ये बना 4 माइनस 0 मतलब 4, 2 4 आ गया। अब इस चीज़ को आपको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, किसके टर्म्स में? यूजुअल बेसिस, मतलब 1 0, यहाँ पे आपका 1 0 आएगा प्लस y टाइम्स आना चाहिए आपको 0 1। इसको एक लाइन में कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या बनेगा आपका? अब बोलोगे सर ये x प्लस 0 y है, मतलब सिर्फ x इज इक्वल टू 2 आएगा, और साथ ही साथ 4, यहाँ से आप क्या लिखोगे 0 प्लस y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, बस ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ E1 ये और कुछ नहीं 2 टाइम्स E1 है, ये तो 2 टाइम्स आपका E1 है प्लस 4 टाइम्स E2 है। तो यूजुअल बेसिस में जब भी रहता है ना, तो आप इसमें डायरेक्ट ये जो चीज़ आए ना, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोसेस आप पूरे तरह से दिखा दोगे तो सुविधा रहता है और आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सेम चीज़ आप एफ ऑफ E2 के लिए निकालो, एफ ऑफ E2, एफ ऑफ E2 मतलब एफ ऑफ वेक्टर में देखो 0 1, और यहाँ सब्सटीट्यूट करो मैट्रिक्स में, 2 टाइम्स 0 प्लस 3 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0 माइनस 5 टाइम्स 1, ये मिलेगा 2 0 0 प्लस 3 मतलब 3, ये मिलेगा 0 माइनस 5 मतलब माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में मतलब 1 0 प्लस y टाइम्स 0 1, ये हो गया। अब यहाँ से एक लाइन में आप इसको लिख सकते हो क्या, x इज इक्वल टू 3 बोलोगे, y इज इक्वल टू माइनस 5 बोलोगे। तो यहाँ से पता चला f ऑफ E2 जो है ये है हमारा 3E1 प्लस माइनस 5E2, माइनस 5E2। परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपका ये आया है आंसर f ऑफ E1 का, और f ऑफ E2 ये आया। तो आपको पता है आपका करना क्या होता है, बस इस दोनों का कोऑर्डिनेट्स आपको कॉलम वाइज लिख देना होता है। तो आप बोलोगे ये और कुछ नहीं, अगर इसको हमको मैट्रिक्स के टर्म्स में दिखाना पड़ेगा तो हम लिखेंगे f बिग ब्रैकेट और सबस्क्रिप्ट में क्या, कौन से बेसिस पे, यूजुअल बेसिस, इसलिए ई बेसिस है। तो ये क्या हो जाना चाहिए मैट्रिक्स में, बताओ 2 4, कॉलम वाइज लिखो तो क्या लिखोगे 2 4 लिखोगे, फिर यहाँ 3 माइनस 5 तो यहाँ लिखोगे 3 और माइनस 5। ये हो गया आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, किसके बेसिस पे, यूजुअल बेसिस पे। और इससे जो पहले आपने निकाला था वो एस बेसिस पे था, इसलिए उसके सबस्क्रिप्ट में आपका एस था। देखो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में इसका एस है और ये है। सिंपल क्वेश्चन है, यही प्रॉब्लम आपको 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर के लिए पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप तरीका सीखें कि प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जाता है। आपका इन्वेस्टमेंट अगर आपने 1 घंटा भी दिया है किसी भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सीखने के लिए, तो उसका मतलब ये है कि आप तो टाइम वेस्ट थोड़ी ना कर रहे हो, आप सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हो प्रॉब्लम को। समझ में आया कि नहीं? और जब मैंने लेक्चर लास्ट जब क्लोज किया था तो उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था सिमिलैरिटी, तो वहाँ से एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सिमिलैरिटी, इसका डेफिनेशन हम पहले लिखा चुके हैं, आपको लिखाएंगे नहीं, बस मान लीजिए 2 मैट्रिक्स है आपके पास A और B, A है और B है, और दोनों आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों आपके स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो इनके लिए देयर एग्जिस्ट कोई एक इन्वर्टिबल P मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है।
तो आप इस तरह से लिख सकते हो, स्क्वायर मैट्रिसेस देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P, कोई एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P होना चाहिए सच दैट ऐसा होना चाहिए कि B को आप लिख सकते हो P इनवर्स ऑफ AP, P इनवर्स ऑफ AP। अगर आप इस तरह से लिख पा रहे हो तब आप बोलोगे कि B जो है वो A के सिमिलर है। देन B is said to be similar to A। ठीक है, आप बोल सकते हो कि जो B मैट्रिक्स है वो A के सिमिलर है। यही कंडीशन आपका होना चाहिए। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब जिसका आप इनवर्स निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें दो थ्योरम्स हैं आपके, तो वो थ्योरम नोट करिए। इसमें कुछ थ्योरम है। थ्योरम मतलब जैसे कुछ भी थ्योरम्स हम लिखाते हैं ना, तो उसको आपको रटा हुआ होना चाहिए, उसके रिजल्ट्स पता होने चाहिए। उसके प्रूफ्स पे आप बाद में ध्यान दीजिएगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस को। स्टार्टिंग में प्रूफ्स पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, झूठ का समय बर्बाद होगा आपका। पहले आपको सीखना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में मास्टर बनना है। जब आप बन जाओगे मास्टर, प्रैक्टिस कर लोगे वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स, तब आप प्रूफ में जंप करना। ऐसे जंप मारोगे तो दिक्कत नहीं होगा। मेरा बस ये सजेशन है, आपकी जो मर्जी, आप जैसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। तो टू मैट्रिसेस रिप्रेजेंट the same linear operator if and only if, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, if and only if the matrices are similar। मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, A है और B है, और दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर कहने का मतलब अभी जो कंडीशन आपको सेटिस्फाई कराने के लिए बोला था, सिमिलर ये तब होगा जब B को आप P इनवर्स AP के टर्म्स में आप लिख सकते हो, तभी ये सिमिलर होगा। तो अगर मान लीजिए A कुछ एक ऑपरेटर शो कर रहा है, ये भी कुछ एक ऑपरेटर शो कर रहा है, तो दोनों सेम शो करेगा, दोनों ही सेम लीनियर ऑपरेटर रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिजल्ट्स आपको याद रहने चाहिए। सिर्फ आपको थ्योरम्स सिर्फ कॉपी में छापने के लिए ऐसा नहीं होता, उसको अप्लाई करना पड़ता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो A एंड B आपके सेम लीनियर ऑपरेटर रिप्रेजेंट करेंगे। कब? जब A और B दोनों के दोनों मैट्रिक्स आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, ऑल द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस of a linear operator T, जनरली हम लोग इससे T से शो किए थे, फॉर्म an equivalence class of similar matrices। तो जितना भी आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करोगे किसी भी लीनियर ऑपरेटर का, जितना भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप करोगे किसी भी लीनियर ऑपरेटर का, वो एक इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म करता है। किसका? सिमिलर मैट्रिसेस का एक इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म करता है। ये जो टर्म है ना इक्विवेलेंस क्लास, ये आपको मॉडर्न अलजेब्रा में अच्छे से समझ में आएगा जब मैं उसमें आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि अलजेब्रा बोलिए या लीनियर अलजेब्रा बोलिए, मॉडर्न अलजेब्रा बोलिए, एक ही चीज़ है, लेकिन क्योंकि दोनों का अप्रोच एकदम अलग अलग होता है इसलिए दोनों को अलग अलग पढ़ाया जाता है। लेकिन है आपका एक ही डोमेन का मतलब, ठीक है, तो एक ही एरिया का है आपका।
तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये सब। देखिए लीनियर अलजेब्रा में आपको प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, मॉडर्न अलजेब्रा में प्रूफ्स कैसे अप्रोच करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि कुछ प्रूफ्स आपको लीनियर अलजेब्रा में भी इंपॉर्टेंट आते हैं, लेकिन जनरली इसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है ये हो गया आपका थ्योरम। साथ ही साथ इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है, डायगोनलाइजेबल लीनियर ऑपरेटर। डायगोनलाइजेबल लीनियर ऑपरेटर। कब हम किसी लीनियर ऑपरेटर को डायगोनलाइजेबल बोलेंगे? कब हम किसी लीनियर ऑपरेटर को डायगोनलाइजेबल बोलेंगे, उसका आप रूल याद रखिए। अ लीनियर ऑपरेटर T is said to be diagonalizable। ये डायगोनलाइजेबल तब होगा या तब कहलाएगा इफ, मतलब जब देयर एग्जिस्ट अ बेसिस, एक बेसिस एग्जिस्ट करना चाहिए। मान लीजिए कोई बेसिस है S, किसका? किसी भी वेक्टर स्पेस V का एक बेसिस एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट T is represented by a diagonal matrix, ठीक है। the basis S is then said to diagonalize T। समझो इसको, बहुत भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। डायगोनलाइजेबल लीनियर ऑपरेटर, एक लीनियर ऑपरेटर को हम डायगोनलाइजेबल तब बोलेंगे जब किसी भी एक वेक्टर स्पेस में एक बेसिस एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। इफ देयर एग्जिस्ट अ बेसिस ऑफ V सच दैट T इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायगोनल मैट्रिक्स। इस जो लीनियर ऑपरेटर है इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स के टर्म्स में आप लिख सकते हो, तब आप बोल दोगे कि ठीक है वो जो बेसिस है ना वही इस लीनियर ऑपरेटर को डायगोनलाइज किया है। अब बोलोगे सर ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में ही सिखा दिया था कि डायगोनल मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और बाकी के सारे क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके कुछ एलिमेंट होंगे, यहाँ पे आपके कुछ एलिमेंट, इधर, ये सब आपके कुछ एलिमेंट्स भरे पड़े हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ आपके एलिमेंट्स हैं और बाकी सब क्या है? बाकी सब आपके 0 0 0 0 है। तो इस तरह का आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है ना। आप लीनियर ऑपरेटर को एक डायगोनल मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख सकते हो, और जो बेसिस होगा ना वहाँ पे उसको आप बोल सकते हो कि हाँ वो जो बेसिस है ना वही उस ऑपरेटर को डायगोनलाइज किया है। तो यहाँ पे एक और थ्योरम आता है, तो उस थ्योरम पे भी फोकस करते हैं थोड़ा। लिखिए थ्योरम, ये थ्योरम बोल रहा है लेट A बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, लेट A बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन of a linear operator T, of a linear operator T, then T is diagonalizable, then T is diagonalizable if and only if there exists an invertible matrix
an invertible matrix P such that P inverse AP is a diagonal matrix, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो क्या, कि T is diagonalizable, if and only if its matrix representation if and only if its matrix representation can be diagonalized by a similarity transformation, ठीक है। देखो यहां पे मैंने आपको सिमिलैरिटी ए निकाल के बताया ना, मतलब आप बी को बोल सकते हो, ए और बी को दोनों को सिमिलर बोल सकते हो, और क्योंकि हम बी को ए के टर्म्स में लिखे हैं तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे जो बी है ना ये ऑब्टेन किया गया है ए के सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से। तो आप इसको ये देखो बोलने का तरीका है, क्या बोलोगे आप, बी इज सेड टू बी ऑब्टेन्ड, बी इज सेड to be obtained, B is said to be obtained from A by a similarity transformation, समझो, फिर से एक बार रिकैप करा दे रहे हैं। दो मैट्रिसेस को आप सिमिलर कब बोल रहे हो, जब आप किसी भी एक मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हो। अब यहाँ पे क्योंकि आप बी को लिख पा रहे हो ए के टर्म्स में, तब आप क्या बोलोगे कि बी को ऑब्टेन, मतलब बी हमको मिला है क्या करके, ए का सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करके। समझ में आ रहा है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज m इज इक्वल टू पी इनवर्स एन पी। अब हम क्या बोलेंगे, कौन सा मैट्रिक्स किसका सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करके मिला है, इसको देख के बोलोगे सर ये जो m मैट्रिक्स है, ये m मैट्रिक्स हमको n का सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करके मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हम x और इधर y दे देते हैं। अब बताओ ये क्या बोलोगे यहाँ पे x मैट्रिक्स जो हमको मिला है वो y का सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करके मिला है। तो P इनवर्स P के बीच में जो मैट्रिक्स रहता है उसका सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये चीज बारीकियां आप अच्छे से ध्यान रखें, सिर्फ छाप देंगे, पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे तो उससे नहीं होगा ना, ये सब सारी चीजें आप अच्छे से करना है। तब लेट ए बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। अभी ताजा हम लोगों ने सीखा है कि एक लीनियर ऑपरेटर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं, अभी सिखाए हम थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो मान लो कि वो जो मैट्रिक्स आपको मिला है ना, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करके कुछ मैट्रिक्स मिला, उसी मैट्रिक्स को हम एक ए मैट्रिक्स बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो हम T को डायगोनलाइजेबल कब बोलेंगे, ये तब बोलेंगे जब आप A का सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। अभी जैसे बताया कि P इनवर्स और P के बीच में जो मैट्रिक्स रहता है उसका सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं। तो आप इसको डायगोनलाइजेबल कब बोलोगे, आप ऑपरेटर को, लीनियर ऑपरेटर को डायगोनलाइजेबल तब बोलोगे जब जो आपको मैट्रिक्स मिला है उसका आप सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करा दे रहे हो। समझ में आया। तो ये चीज है आपको तरीका याद रखने का। मतलब दोनों अलग अलग अप्रोच सेम है बट कहने का अलग अलग है। जैसे यहाँ पे हम क्या बोले कि लीनियर ऑपरेटर को आप डायगोनलाइजेबल कब बोलोगे, देखो दो तरीके हैं। आप इस T को डायगोनलाइजेबल तब बोलोगे जब आप उस मैट्रिक्स को जो
है ना, उसको आप डायगोनल के टर्म्स में लिख पा रहे हो। एक तो डायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया कि अ लीनियर ऑपरेटर टी इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ बेसिस एस ऑफ वेक्टर सच दैट टी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायगोनल मैट्रिक्स। आप इसको डायगोनलाइजेबल तब बोल रहे हो जब इस लीनियर ऑपरेटर को मैट्रिक्स के टर्म्स में जब आप लिखोगे तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। ये एक तरीका हो गया बोलने का। दूसरा तरीका ये है कि आप टी को डायगोनलाइजेबल तब बोल रहे हो जब वो जो मैट्रिक्स मिला है ना उसका सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। अरे एक ही चीज है कि मतलब उसको डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना, या ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर दे रहे हैं। किसका कर रहे हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन? ऑब्वियसली मैट्रिक्स का ही करना पड़ता है। तो ये दोनों थ्योरम्स थे, ये आपको अलग अलग अप्रोचेस से इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, फंक्शंस एंड सिमिलर मैट्रिसेस। हेडिंग लिखेंगे फंक्शंस एंड सिमिलर मैट्रिसेस। मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस चीज़ को पहले बोर्ड पे लिखूंगा उसके बाद फिर से आपको समझाऊंगा तब तो हो गया, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए बेटर जितने भी लिखने वाले चीज़ें हैं ना वो सब मैं इसी पे पढ़ाऊंगा, और जिसमें समझाने वाले ज़्यादा है जो इंट्यूटिवली आपको समझाना हो सकता है उसमें मैं अपना अब कैमरा के सामने आकर के उस चीज़ को पढ़ाऊंगा, ठीक है, मजे तरीके से। लेकिन ये सारी चीज़ों को ऑब्वियसली इसका हेल्प लेना पड़ेगा वरना कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। मान लीजिए सपोज f is a function, फंक्शन हम लोग 1000 बार पढ़ चुके हैं ऑन स्क्वायर मैट्रिसेस। मान लेते हैं कोई भी f है वो एक फंक्शन है किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस पे, दैट assigns the same value to similar matrices, that is f of a is equal to f of b whenever, इसका ये कंडीशन है क्या, whenever a is similar to b, जब भी a b के सिमिलर होगा तब f of a बराबर f of b होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है। then f induces a function, on linear operators t, in the following natural way, जैसे f ऑफ कोई एक लीनियर ऑपरेटर, इसका फंक्शन आप ले लेते हो तब ये और कुछ नहीं f ऑफ t s बेसिस पे उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये रिप्रेजेंट करेगा। मतलब नॉर्मल जो आप ऑपरेशन कर रहे थे ना, किसी भी एक लीनियर ऑपरेटर को आप मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करा दे रहे थे, तो कोई फंक्शन को भी आप उसी फंक्शन के मतलब मैट्रिक्स फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एग्जाम्पल करेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन पहले इस जो स्टेटमेंट है इसको पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं। अच्छा, इसमें एक और स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो s है ना, यहाँ पे जो लिखा रहता है ये क्या होता है, वेयर s इज एनी बेसिस, किसी बेसिस पे, और कोई भी बेसिस पे आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करा सकते हो। वो चीज़ तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक नॉर्मल बेसिस था जिस पे u1 u2 था तो उस पर भी हम लोग मैट्रिक्स बना लिए थे, और एक यूजुअल बेसिस भी था तो उस पर भी मैट्रिक्स बना लिए थे, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग पहले समझते हैं क्या है। देखो, फंक्शंस एंड सिमिलर मैट्रिसेस, आपको मैंने सिमिलर मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया कि दो मैट्रिक्स को हम लोग सिमिलर तब बोलेंगे
जब आप एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, जैसे आप पी इनवर्स है ए पी, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे ए और बी जो हैं ये सिमिलर मैट्रिसेस हैं। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ए का सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ बात हो रही है। तो दो मैट्रिक्स को मैंने कंसिडर किया है, ए और बी सिमिलर होने चाहिए। तो सपोज f इज अ फंक्शन ऑन अ स्क्वायर मैट्रिसेस दैट असाइंस द सेम वैल्यू टू सिमिलर मैट्रिसेस। मान लो कोई एक फंक्शन है जो एक स्क्वायर मैट्रिसेस पे असाइन है, ऑब्वियसली ये तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स पे होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पे कुछ फंक्शन असाइन किया हुआ है और जो कि सिमिलर मैट्रिसेस को सेम फंक्शन दे रहा है, मतलब सेम वैल्यू दे रही है, तो हम कैसा ऐसा लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब आपका ए और बी सिमिलर होना चाहिए। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, सिमिलर नहीं है तो ये सारी चीज़ें वैलिड नहीं है, फिर आपकी दो सिमिलर मैट्रिसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर ऐसी बात है तो क्या बोलोगे आप, एफ इंड्यूसेस अ फंक्शन ऑन लीनियर ऑपरेटर्स टी इन द फॉलोइंग नेचुरल वे। तो आप फंक्शन ऑफ टी एफ कैसे लिख सकते हो, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, और उसका जो बेसिस है वो यहाँ पे बेस पे आप लिख सकते हो। मतलब देखो ये लीनियर ऑपरेटर था ना, उसको आपने क्या कन्वर्ट कर दिया, उसको मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख दिया है, एस बेसिस के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फंक्शन जो यहाँ पे शो करोगे वही चीज आपका मैट्रिक्स में भी फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल दिखाते हैं, आसान हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग लीनियर ऑपरेटर, consider the following linear operator f। मान लो कोई एक लीनियर ऑपरेटर f है एंड बेसिस कोई एक यूजुअल बेसिस e मान लिए और s दोनों मान लेते हैं। चलो एक यूजुअल बेसिस e भी मान लेते हैं और s भी मान लेते हैं ऑफ R2 टपल में है हम लोग, मतलब टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल है तो जाहिर सी बात है हम लोग को एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, जिसमें 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको f ऑफ ये जो ऑपरेटर है वो दे दिया है आपको, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और 4x माइनस 5y, ये आपको दिया। और आप जानते हो कि e को आप कैसे लिख सकते हो, e को तो आप लिखोगे ये टू डायमेंशन के लिए 1 0 और दूसरा 0 1, ठीक है। साथ ही साथ आपको s बोल दिया एक और वेक्टर, कोई भी एक रैंडम बेसिस वेक्टर 1 2 और 2 5, आपको दोनों के बेसिस पे ये चीज फाइंड करनी, ये चीज बोल दिया, ठीक है। ठीक है, अभी जो मैंने पढ़ाया आपको जस्ट पहले वही वेरीफाई करा दे रहा है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि ये जो हमारा ऑपरेटर है ना भैया, इसको आप कन्वर्ट करके दिखाओ तो मैट्रिक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस इन मैट्रिक्स, हाउ टू रिप्रेजेंट इन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए ना आपको बेसिस चाहिए, तो आप एक बार ई के बेसिस पे आप इसको मैट्रिक्स दिखा सकते हो, एक बार आप एस के बेसिस पे मैट्रिक्स दिखा सकते हो ना। तो अभी तो हम लोग फाइंड किए ना, मान लो इसको मान लेते हैं सपोज E1, दूसरे कलर से लिखते हैं, ये वाला जो वेक्टर है इसको हम लोग मान लेते हैं E1, इसको मान लेते हैं E2, इसको मान लेते हैं सपोज U1, इसको मान लेते हैं सपोज U2, ठीक है। तो अभी जस्ट प्रॉब्लम अभी की है ना, वही वाला एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं। तो इसको तो हम लोग सीख चुके हैं कि इस वाले लीनियर ऑपरेटर को मैट्रिक्स के टर्म्स में आप कैसे लिखते हो, तो मैंने आपको सिखाया है। मैट्रिक्स क्या आया था आपका, देखो पलट करके कॉपी पलट के देखो, आपका आया था 2 4 आया था, फिर 3 और -5 आया था, ये आया था। और बी मैट्रिक्स आपका क्या था, 52 -22 129 और -55। ये वाला जो मैट्रिक्स आया था वो किसके बेसिस पे आया था, ये आपका था f का जो लीनियर ऑपरेटर है, इसका आपका कौन से बेसिस पे आप लेके आए थे, आई गेस इसको आप e के बेसिस पे लेके आए थे, है ना। और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका लीनियर ऑपरेटर का जो आपने मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन किया था कौन से बेसिस पे, s के बेसिस पे। ये दो चीजें तो क्लियर हैं, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग मैट्रिक्स A, यूजिंग
मैट्रिक्स ए, वी हैव, अब मैट्रिक्स ए है ना आपके पास, तो इसका आप क्या करो, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर मैं बोलूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ, तो बोलोगे सर ये तो और कुछ नहीं, 2 3 4 और -5 होगा। तो करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू -5 करना होगा, फिर -3 इंटू 4 करना होगा। तो 2 5 जा -10, तो यह गया -10, और उसके बाद फिर -4 × 12, तो ये हो गया आपका -22। ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं इसका ट्रेस निकालने बोलूं, तो ट्रेस क्या होता है, मैंने सिखाया आपको, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो बताओ 2 - 5 क्या होगा, 2 - 5 हो जाएगा यहां पे -3। ठीक है। अब देखो, यूजिंग मैट्रिक्स बी, यूजिंग मैट्रिक्स बी, using matrix B, we have determinant of B, determinant of B निकालो, 52 129 -22 और -55। डिटर्मिनेंट इसका निकालोगे ना तो आएगा तुम्हारा -22 ही आएगा। और ट्रेस ऑफ बी निकालोगे तब देख लो, 52 - 55 करोगे तो -3 आ गया। सर आप क्यों निकाल रही है? अरे ये हम प्रूफ करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए निकाल रहे हैं कि ए और बी जो है ये सिमिलर मैट्रिसेस हैं। क्या है ये? सिमिलर मैट्रिक्स। ए और बी मैट्रिक्स सिमिलर तब होता है ना जब एक कंडीशन तो आपका ये था, जब क्या बताए थे कि आप किसी भी एक मैट्रिक्स को P इनवर्स AP या B इनवर्स इस तरह से आप लिख सकते हो। जैसे मान लो कोई B मैट्रिक्स है ना, तो एक B मैट्रिक्स है, इसको आप P इनवर्स ऑफ AP के टर्म्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको देखना, करके देखो, आप मिलेगा आपको B मैट्रिक्स को आप P इनवर्स AP के टर्म्स में आप इसको लिख पाओगे। कोई भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ले लो और उसके मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ये हो गया एक तरीका शो करने का। ये हो गया सिमिलैरिटी शो करने का दूसरा तरीका, कि आप उसको दिखा दो कि एक मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और ट्रेस दोनों के दोनों आपके सेम आ रहे हैं। तो आप लिखोगे सिंस डिटर्मिनेंट एंड ट्रेस ऑफ matrices A and B are same। सिंस लिखने का जरूरत नहीं। तो यहां पे आप क्या दिखा रहे हो कि डिटर्मिनेंट जो है और ट्रेस जो है मैट्रिक्स ए और बी का, दोनों का सेम है। तो अभी तो मैंने आपको वही समझाया था ना कि आप जस्ट पहले अभी देखो क्या मैंने आपको थ्योरम आपको क्या बताया था, सिमिलर और फंक्शन। यहां पे ये जो फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन आप इसका जो करोगे वही चीज आपको इसका जो रिजल्ट आप इस फंक्शन के लिए मिलेगा, सेम रिजल्ट इसी मैट्रिक्स को पुट करने पे आपको मिलेगा। यही था ना रिजल्ट एफ ऑफ ए। यहाँ पे ए और बी दोनों सिमिलर हैं, तब इस केस में आप एफ ऑफ ए बराबर हो जाएगा एफ ऑफ बी का। ठीक है ना, यही चीज बताने का कोशिश कर रहा था। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे क्या किए, उल्टा किए कि हम लोग दिखा दिए कि ये दोनों सिमिलर हैं, और साथ में आपका, क्योंकि आपको इस पे तो फंक्शन लगाए थे ना, ये वाला मैट्रिक्स आपको कहाँ से मिला, इसी फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन से मिला था। ये फंक्शन क्या है आपका, बेसिकली एक लीनियर ऑपरेटर है। तो इस लीनियर ऑपरेटर को आपने एक ई बेसिस के टर्म्स में मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब यही है कि ये वाला जो ऑपरेटर यही चीज है। ये तो फंक्शन के टर्म्स में है ना, ये वाला फंक्शन के टर्म्स में लीनियर ऑपरेटर, और ये वाला मैट्रिक्स के टर्म्स में है लीनियर ऑपरेटर। उसी तरह से ये जो फंक्शन के टर्म्स में है लीनियर ऑपरेटर, और ये वाला मैट्रिक्स के टर्म्स में है लीनियर ऑपरेटर। तो इसका मतलब ये है कि आप सेम फंक्शन से, इसी वाले सेम फंक्शन से आप ए मैट्रिक्स भी निकाल पा रहे हो, इसी वाले मैट्रिक्स से, इसी वाले फंक्शन से आप बी मैट्रिक्स भी निकाल पा रहे हो। ये कब निकाल पा रहे हो, जब आपका ए और बी सिमिलर है। आप इस तरह से भी बोल सकते हो, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर ए और बी आपका सिमिलर है तो दोनों का सेम फंक्शन होगा। ठीक है ना, चाहे आप कोई जो मर्जी बेसिस से आप निकालो।
यही कहने का मतलब था, मैं इसीलिए मैंने आपको इतना ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझाया। ठीक है, तो आई होप काफ़ी अच्छे से आपको मैंने ये सारी चीज़ें सिखा दिया है। वैसे इसमें तो और टॉपिक्स मैं इंक्लूड करना चाहता था, लेकिन मैं एक वीडियो को 1 घंटा से ज़्यादा नहीं रखना चाहता। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।